तो हम स्कीम्स को आगे करते हैं और आगे बढ़ने से पहले ये दोबारा से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और इसको प्रैक्टिस करें जितने चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, रिविजन पर ज़्यादा जोर दें, बहुत सारी चीज़ें ना याद करके हम जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको बार बार याद करें ताकि हमें वो याद रहे, समझ आए। अन्यथा हमारी इस पूरी मेहनत का कोई फायदा होगा नहीं। इसी अपेक्षा के साथ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, क्लास शुरू करता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन, हम यहाँ थे स्वच्छ भारत मिशन पर। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, कि हम भारत के भीतर सफाई के प्रति एक जागरूकता लाए, भारत को साफ बनाए। इस उद्देश्य के साथ ये स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। इसके दो कंपोनेंट हैं, ओडीएफ दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री नेशन एंड स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया। और इस मिशन को 2 अक्टूबर 2019 को, जब महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्ष एनिवर्सरी थी, 150वीं सालगिरह थी, सन 1869 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो उसको याद करते हुए, उसके 150वें वर्ष को मनाते हुए ये स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। इसमें भारत की जो 2 समस्याएं हैं, एक जो ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच जाने की आदत, ये बहुत हद तक मौजूद है, जो कि एक सैनिटेशन प्रॉब्लम भी है, साथ साथ वो विजुअली भी आपको खराब लगता है और ये आपके देश के प्रति जो है एक वो खराब इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। तो उसको ठीक करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया, ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बनाने, ओडीएफ फ्री भारत बनाने के लिए। ये स्कीम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मिलकर जो है लागू की जा रही है। इसका ऑब्जेक्टिव है, नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच जाने की जो हमारी परंपरा है उसको रोकना। मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है कि जो मैला ढोने की, हाथ से मैला ढोने की मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो हमारे देश में गंदगी की परंपरा है, उसको ठीक करने की कोशिश। उसके बाद मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अभी भी हमारे देश में जो सॉलिड वेस्ट है, उस सॉलिड वेस्ट को किस प्रकार से प्लांट तरीके से उसको कैसे वेस्ट किया, डिस्पोज किया जाए, जिससे उसके लोगों के ऊपर प्रभाव ना पड़े, तो वो उसको सही करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके जैसे अगर सभी के उदाहरण दें तो खुले में शौच जाना, तो आप लोग इससे अच्छे से परिचित होंगे। मैला ढोना, बहुत से जगहों पर अभी भी ओपन टॉयलेट्स होते हैं, जिसमें जो एक कोई व्यक्ति और वो एक जाति विशेष के व्यक्ति को उसकी सफाई करनी होती है और उस मैला को सर पे ढोकर वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो एक आदमी का मैला दूसरे आदमी के द्वारा ढोया जाना, ये ऐसी परंपरा भारत के अंदर है और बहुत ही विकृत परंपरा है। तो इसको सही करने के लिए ये इसको हटाया गया, इसको हटाने का प्रयास चल रहा है। आज भी भारत के कुछ हिस्सों में मैनुअल स्कैवेंजिंग मौजूद है और जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। फिर है
मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आप दिल्ली के आसपास, मैं दिल्ली का तो कम से कम आपको आधिकारिक रूप से बता सकता हूँ। अगर आप दिल्ली अभी जाएंगे और दिल्ली में 3-4 जगह हैं। अगर यहाँ गाजीपुर, जहाँ पर ये अभी बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा था, गाजीपुर सिंघू बॉर्डर, तो यहाँ गाजीपुर पर जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, दिल्ली पे जब उत्तर प्रदेश की तरफ से एंटर करते हैं या पंजाब की तरफ से जब दिल्ली में एंटर करते हैं, हरियाणा की तरफ से करनाल बॉर्डर की तरफ से, तो रोहिणी के पास आपको ऐसे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। किसी ने देखे हैं आप में से वो पहाड़? कोई है ऐसा जिसने दिल्ली यस का सर। जो नो सर, द हिंदू में सर छपा था कि वो कुतुब मीनार से भी बड़ा हो गया है। सर दिल्ली हाँ, में 2-3 जगह हैं। 2-3 जगह ऐसे पहाड़ हैं, ठीक है। तो पहाड़ क्यों बने हैं? सर वो वो सारा पहाड़, वेस्ट है सारा। अच्छा सर। हाँ, नहीं बट इसमें एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि क्या दिल्ली पूरी दुनिया में अकेला शहर है नो जो सर। वेस्ट जनरेट करता है? नो सर। दिल्ली में ही हमें वहां पर बहुत बदबू है, वो पहाड़ हैं, वहाँ जो है चील और जैसे जानवर वो करते रहते हैं, बहुत स्मेल आती है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है दिल्ली के प्रति? कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो पुअर है। इसका कारण ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि बाकी देशों में सीवेज नहीं होता होगा, पर सीवेज तो सभी देशों में होगा, सभी शहरों में से सीवेज जनरेट होता होगा। तो वो सीवेज जाता कहाँ है? उनकी नदियां हमारी नदियों से इतनी ज्यादा साफ क्यों है? क्योंकि वो उस सीवेज को डिस्पोज करने से पहले उसको प्रॉपरली ट्रीट कर दिए, उसे बिल्कुल साफ करके, और फिर उस साफ पानी को या तो कई बार वापस या फिर नदियों में डाला जाता है, जिससे कि वो नदियों में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु हमारे यहाँ जो सीवेज डिस्पोजल है, डायरेक्टली जो सीवेज इकट्ठा आया उसको नदियों में, नहरों में मिला देते हैं, तो इससे वो नदियों के पानी की क्वालिटी बहुत ज्यादा, जब इतनी मात्रा में आप सीवेज डालेंगे तो वो अपने आप खराब हो जाएगा। सेम चीज ये म्यूनिसिपल वेस्ट की है, सॉलिड वेस्ट का, कि जो सॉलिड वेस्ट का जो हमारा मैनेजमेंट है वो पुअर है। हमने उसके लिए कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि जब ये, क्योंकि ये तो अवश्य सी बात है, जब लोग रहेंगे तो वो कूड़ा कुछ ना कुछ जरूर पैदा करेंगे। बिना कूड़ा पैदा किए तो नहीं लोग रह सकते, कूड़ा तो जनरेट होगा ही होगा। हर व्यक्ति कुछ खाएगा पिएगा, सब्जी का कूड़ा, किताबों कॉपियों का, कागजों का, हर प्रकार का कूड़ा जनरेट होगा। परंतु उसके लिए उपाय क्या होना चाहिए, करना क्या चाहिए? या केवल पहाड़ खड़े करते रहना चाहिए कि भाई सब जगह से कूड़ा इकट्ठा करो, एक जगह डंप करते जाओ? सर हमें सर प्लास्टिक और जो मतलब जो कचरा बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग अलग करके सेग्रीगेट करके तब ट्रीट करना चाहिए। हम्म, बिल्कुल। ज्यादातर जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे डंप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कचरे में होता क्या है, कचरे में आमतौर में होगा आपका कुछ हिस्सा जो रसोई से जनित, किचन से जनरेट होने वाला कूड़ा होता है। किचन में आपने सब्जी भाजी काटी, जो एक्स्ट्रा बचा रहा वो आपने कूड़े में डाल दिया, रोटी वहाँ बच गई, खाने की चीजें बच गई, वो आपने कूड़े में डाल दिए। उसके अलावा दूसरा है घर का कूड़ा, मिट्टी, कागज, जो वेस्ट पेपर्स हो जाते हैं वो, प्लास्टिक, तो जो पॉलिथीन आप लाए, और ये इस अगर कूड़े को ध्यान से देखें तो कूड़े को में जो किचन का कूड़ा है वो लगभग सारा का सारा कूड़ा बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है। उसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल करके हम दोबारा से खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उसे सही तरीके से नियोजित किया जाए, प्लानिंग की जाए। अगर उस कूड़े को हम इकट्ठा करें सही तरह से, तो हमारा कूड़ा ज्यादातर करीब 40% 50% तो कूड़ा किचन का होता है, तो उसको आप अलग कर सकते हैं। उस कूड़े को वापस से री वो किया जा सकता है, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, उससे खाद बनाई जा सकती है। दूसरा हिस्सा हो गया प्लास्टिक, पेपर, मेटल,
ऐसी वस्तुओं का। ये सब वस्तुएं भी ऐसी हैं कि अगर इनको अलग अलग किया जाए तो प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है, मेटल या कांच है उसको भी रिसाइकिल किया जा सकता है, तो उसे भी हम दोबारा से रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे कूड़े में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको हम सही से इस्तेमाल ना कर सकें, रिसाइकल ना कर सकें। और हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे पहाड़ खड़े करने की, परंतु ऐसे पहाड़ हम क्यों खड़े कर रहे हैं कि हमारे पास इनको लेकर कोई एक योजना नहीं है। हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, घरों से वो कूड़े को अलग अलग कराना होगा और उस फिर कूड़े को प्रॉपरली अलग अलग जगह पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। जब वो रीडायरेक्ट किया जाएगा तो उससे कूड़ा वो बहुत काम की वस्तु बन जाएगा। तो ये भी, इसको भी समझाना हमारे इस स्वच्छ भारत मिशन का एक उद्देश्य है। लोगों में बिहेवियरल चेंज टुवर्ड हेल्दी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। हेल्दी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस ये खाली कोई ये बात नहीं है कि केवल हम सैनिटेशन केवल ये चीज नहीं है जिसमें सरकार को ही जिम्मेदारी है या केवल सरकार के करने से होगा। ये हर आम व्यक्ति की एक बेसिक समझ का हिस्सा है। अगर एक व्यक्ति अपने नियम कानून चीजों से चलेगा, खुले में शौच करने या खुले में गंदगी करने की आदत से अपने आप को बचाएगा, तो अपने आप हमारे यहाँ जो है सफाई होगी। तो इसमें एक बिहेवियरल चेंज, एक व्यवहार को बदलने की भी आवश्यकता है। इसके बाद है टू जनरेट सैनिटेशन अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन एंड इट्स लिंकेज विद पब्लिक हेल्थ। हमारे को अवेयरनेस पैदा करनी है, लोगों की जानकारी बढ़ानी है सैनिटेशन के प्रति। हम लोग सैनिटेशन के प्रति बड़े लापरवाह हैं, लेस कॉन्शियस हैं, उसके प्रति इच्छुक नहीं है। सैनिटेशन का हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों हमें सैनिटेशन के प्रति सजग रहना चाहिए? सर पहले तो सर यूटीआई हो जाता है। एक मिनट रुक जाते हैं। सम्राट, आप बताइए। सैनिटेशन से पब्लिक हेल्थ, इनका आपस में क्या संबंध है? हेलो सर। हाँ बोलिए सम्राट। सर सैनिटेशन रहेगा तो मतलब कि साफ सफाई रहेगी, उससे हमारा हेल्थ सही रहेगा हमेशा। कैसे? वही सवाल तो यही है ना, सैनिटेशन होता क्या है पहले तो? सैनिटेशन को अगर हिंदी में बोलेंगे तो व्हाट इज सैनिटेशन? सर सैनिटेशन मतलब कि स्वच्छता से, मतलब साफ सफाई स्वच्छता उसके प्रति यदि हम सजग हैं ठीक है। तो इससे हमें और कई बीमारियों से बचा जा सकता है। वेरी गुड। पब्लिक हेल्थ क्या होता है? मतलब पब्लिक हेल्थ मतलब सर लोगों को जो बीमारियां होती हैं नॉर्मली स्वच्छता से रिलेटेड। नहीं, पब्लिक हेल्थ मतलब जन स्वास्थ्य। ठीक है, कलेक्टिवली हम स्वास्थ्य को आइसोलेशन में नहीं देखते हैं। दो तरह से स्वास्थ्य को देखा जा सकता है। एक होता है आपका स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, ये मैं स्वस्थ रहूं, और एक होता है पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो बताएंगे कि पब्लिक हेल्थ और हेल्थ में थोड़ा सा अंतर है क्या, और क्या हमें पब्लिक हेल्थ के बारे में कंसर्न क्यों होना चाहिए? सर पब्लिक हेल्थ मतलब कम्युनिटी से रिलेटेड हेल्थ है, जो पूरे कम्युनिटी में कोई डिजीज फैल रहा हो तो उससे रिलेटेड। और पर्सनल का मतलब केवल पर्सनल हो, कोई जैसे कि कोई कम्युनिटी वायरस हो। हेल्थ, अच्छा ठीक है आपकी बात। कम्युनिटी हेल्थ या पब्लिक हेल्थ के बारे में हमें क्यों, मतलब एक व्यक्ति को क्यों सजग होना चाहिए? मोरालिटी की क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सर वो कम्युनिकेट होता है एक दूसरे से, इसलिए हमें सजग रहना चाहिए इससे।
ओके, वेरी गुड। अच्छा, मुझे इसको मैं एक सवाल में यहीं पे एक सवाल आपसे सब सवाल पूछ लेता हूँ। मैं कैंसर की बीमारी की बात करता हूँ। कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, आपको पता होगा ये बात। यस। ठीक, तो क्या हमें कैंसर के बारे में भी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, कैंसर को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर देखना चाहिए? क्या कैंसर भी फैल सकता है? ठीक है, अगर किसी को कैंसर है, वो ये उसका प्रॉब्लम है, मैं क्यों व्यक्तिगत रूप से कंसर्न हूँ। इन्फेक्शियस डिजीज की आपने बात की वजह से चलो मैं समझ गया आपका पॉइंट कि भाई कोरोना एक को होगा तो सबको हो सकता है, तो हम सबको कलेक्टिवली ही एक दूसरे की हेल्थ की, पर कैंसर तो नहीं फैलता है, कैंसर नहीं फैलता है, फिर हम कैंसर के बारे में कंसर्न होना चाहिए या ठीक है भाई इट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम, आई एम नॉट बॉदर्ड? सर फिर भी मतलब सर थोड़ा बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, सैनिटेशन से बेहतर सैनिटेशन होगा तो पब्लिक हेल्थ कैसे इंप्रूव हो जाएगा? सर अवेयरनेस आ गई तो इससे पब्लिक हेल्थ सुधर जाएगा सर। ओके, अवेयरनेस, ठीक है। नहीं, मुझे एग्जांपल से बताओ ना, जैसे हम क्या बात समझाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि ओडीएफ फ्री, खुले में शौच मत जाओ, या सीवेज डिस्पोजल प्रॉपर करो, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल ठीक तरीके से होना चाहिए। इससे हम इस अवेयरनेस से, इस चीज से मतलब पब्लिक हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा? सर तो उदाहरण जैसे सर इससे सर वाटर से जो कंटामिनेटेड वाटर हो जाते हैं उससे बचा जा सकता है। तो इससे हमें कई बीमारियों से बचाया जा सकता है, जैसे कॉलरा हो गया और हेपेटाइटिस, पोलियो, ये सब जो कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा फैलती हैं, या फिर किसी और जैसे कि जिसका ट्रांसमिशन करते हैं वाटर, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत ठीक। तो पब्लिक हेल्थ के लिए सैनिटेशन बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे जो सम्राट ने हम उनको ठीक बताया कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ है वो सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं, अगर कोई आदमी व्यक्ति खुले में शौच करता है या जो वाटर बॉडीज है उसमें लोग शौच करते हैं, तो उनमें शौच जाने से क्या होगा, उसमें आप बहुत सी बीमारियों के बैक्टीरिया वायरस उस पानी में मिला रहे हैं, उस सॉइल में मिला रहे हैं, वो सॉइल से अंडरग्राउंड वाटर तक वो पहुंच जाएगा और उससे पूरा अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो सकता है। खुले में रिवर्स पर, नदियों में खुद शौच जाना, नहरों में शौच जाना बहुत आम सी बात है भारत के अंदर में। तो उससे क्या होगा, पूरे नहर का, नदी का पानी जो उस आगे कोई आदमी हो सकता है उसे नहा रहा हो, कोई उस पानी को पी रहा हो, तो उससे वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। तो ये जो सैनिटेशन की एक प्रॉब्लम है, कलेक्टिव सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, इसको डील करने की यहाँ आवश्यकता है, इसको सही करने की आवश्यकता है। तो सैनिटेशन हम सब के लिए एक कॉमन इशू है और पब्लिक हेल्थ का सवाल। मैंने इस सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया था कि पब्लिक हेल्थ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो नहीं फैलती हैं, तो जैसे कैंसर की अगर हम बात करें, तो जो कैंसर नाम की बीमारी है ये क्या ये भी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है? तो हम एक तरह से देखें तो ये कम्युनिकेबल डिजीज उस तरीके की कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती है, परंतु जैसे कैंसर है, सिगरेट पीने से होती है। अब सिगरेट पीने में, हमारा सिगरेट पीने का जो व्यवहार है या जो अन्य गुटखा खाने का व्यवहार है, ओरल कैंसर उसके कारण से होता है, तो ये व्यवहार हमारा एक दूसरे को देखकर बढ़ता है। अच्छा भाई, वो गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो आप लोगों को अरे पियो पियो पियो, आप भी पियो, तो वो दूसरा व्यक्ति भी जब उसे कंज्यूम करता है तो उसका जो रिलेटिव रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो ये एक पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम बन जाता है। तो हमारे को कलेक्टिव सैनिटेशन एक बहुत जरूरी चीज है। फिर लोगों के बारे में इस जानकारी को पहुंचाना कि कैसे पब्लिक हेल्थ और अवेयरनेस, सैनिटेशन ये जुड़े हुए हैं।
ULBs, what is ULB? अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज को इसमें इन्वॉल्व करना है। म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं, लोकल बॉडीज हैं, तो उनको इसमें शामिल करना है और साथ के साथ प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है। ये सब हमारे ये स्वच्छ भारत मिशन के कुछ बुनियादी उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत हाउस होल्ड टॉयलेट बनाना, ठीक है, जो लेट्रिन्स हैं, इनसैनिटरी लेट्रिन्स हैं, उनको पोर एंड फ्लश लेट्रिन्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाना, पब्लिक टॉयलेट्स बनाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर करना, पब्लिक अवेयरनेस एंड IEC इज द क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर पब्लिक हेल्थ, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले किसी को हम इन्फॉर्म करते हैं दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। किसी को भी हमें कोई बात समझानी होती है, उसके कितने चरण होते हैं, ये उसके चरण है बेसिकली, कि कैसे अगर हमें किसी को बताना है कि भाई ये चीज मत करो, गंदगी मत करो, तो हम कैसे समझाएंगे, बिहेवियरल चेंज कैसे लाएंगे? सबसे पहले सर उसको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, फिर उसको एजुकेट करेंगे, उसके बाद उसका कम्युनिकेशन, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, प्रभाव को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो IEC बहुत जरूरी चीज है। यदि हम किसी व्यक्ति को किसी चीज के प्रभाव, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज में, ये IEC, अगर हम अपनी कोई बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो IEC, हाँ, नंबर 1 हमें उसको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई गंदगी करोगे तो बीमार पड़ोगे, तो सबसे पहले वो इस बात को सुनेगा, ठीक है। फिर आपको उसको एजुकेट करना पड़ेगा। आपने इंफॉर्मेशन दे दी, पर जरूरी नहीं है कि वो उसके व्यवहार में कोई बदलाव आए। अगला आप उसे एजुकेट करोगे कि आप जो है ऐसा करोगे तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, कैसे कैसे उसको वो बीमारियां हो सकती हैं। और अल्टीमेटली ये जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन जब निरंतर दी जाती रहेगी, एक ही चीज को हम तो अल्टीमेटली वो फिर एक कम्युनिकेशन में, एक संवाद में, आपने जो अपनी तरफ से उसको कम्युनिकेट किया, वो उस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट होता है। तो ये तीनों चीजें जरूरी चीज होती हैं किसी भी तरह के व्यवहार को बदलने के लिए। हमारे स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में जो बिहेवियर का बदलाव है, हमारे स्वभाव में जो बदलाव होना है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, बिहेवियरल चेंज नहीं लाएंगे, तब तक जो है हम इस बदलाव को नहीं ला सकते। तो बिहेवियरल चेंज इसका प्राइमरी फोकस और फंडामेंटल टूल है। इसके लिए स्पेशल IEC प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। साथ साथ इसमें जेंडर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और बिहेवियरल चेंज गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। मास एजुकेशन एक्टिविटीज, ये भी महत्वपूर्ण है। मास एजुकेशन, लोगों को बड़े स्तर पर इनके दुष्प्रभावों को समझाना। 25% जो फंड है वो राज्यों द्वारा इसमें दिया जाता है और 75% फंड केंद्र द्वारा। परंतु नॉर्थ ईस्ट में, जैसा कल हमने बात भी की थी, और अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, जो स्टेट्स को दिए जाना, स्टेट अपना जो फंड का कंट्रीब्यूशन करते हैं वो केवल 10% करते हैं। इसी स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा हुआ एक स्वच्छ मिशन है जिसका उद्देश्य एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, ठीक है। इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेट पर प्लेटफॉर्म बनाना जहां पर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी भागीदार हैं स्वच्छता के, आमजन से लेके जो सरकारी ऑफिसर, आमजन लोग हैं, वो सब लोग इस पर एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें नागरिक अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के फोटोज को, पिक्टोरियल एविडेंसेस को, सफाई के एविडेंसेस को शेयर कर सकते हैं। और इसके लिए एक स्वच्छता ऐप भी बनाया गया और सिटीजन ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। यदि किसी नागरिक को कोई शिकायत हो
तो वो भी इसके द्वारा, स्वच्छता मिशन के द्वारा, मंच के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये जो ओडीएफ हिस्सा था, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त भारत का जो मिशन था, उसमें ये ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस प्रोटोकॉल भी बनाए गए, जिसके जरिए से कम्युनिटी में टॉयलेट बनाना, उनको फंक्शनल रखना, चालू स्थिति में रखना, उनकी साफ सफाई और मेंटेनेंस पे ध्यान रखना। ओडीएफ प्लस प्लस जो वो है, वो कंप्लीट सैनिटेशन वैल्यू चेन, क्योंकि वो हमें ना केवल अपने आसपास परंतु प्रॉपर जो डिस्पोजल है वहां तक भी ध्यान रखना है। तो ये ओडीएफ प्लस प्लस है कि ना केवल खुले की शौच जाना ही पर्याप्त होगा, परंतु जो शौच के बाद हम ये भी ना करें कि वो हमारे टॉयलेट्स आसपास के माहौल को गंदा कर रहे हैं। जनमनी कार्यक्रम ये रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है। गाँव गाँव में पानी, हर घर जल, हर घर जल, शायद इसका ऊपर भी हमने कहीं जिक्र किया था, हर घर जल नल, हर घर नल का जल, ये था। तो इसके द्वारा हर घर के अंदर हम नल के जरिए से, टैप के जरिए से, नल का जो होता है टैप वाटर को घर घर में, हर घर में प्रोवाइड कराना है। ये यूएन का 2030 तक का यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएन के, यूनाइटेड नेशन के। क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? एक सेकेंड रुकिएगा। विनय, यस सर। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मींस के उस टाइप के डेवलपमेंट जो हम अचीव करना चाहते हैं। एंड जैसे कि यहाँ पे अब वाटर का आता है हमारे पास, हम वाटर को इस तरीके से यूज करेंगे कि मतलब उसको एक्सप्लॉइट ना करें, जितना यूज हो सके उतना करें और फ्यूचर के लिए बचा सकें। ये सर। एसडीजी एक विशेष संस्थान से जुड़े हुए हैं। एसडीजी हम उनको शॉर्ट में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये किस संस्थान से जुड़े हुए हैं? यूएनओ से जुड़े हुए हैं सर। यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। यस सर। कौन से वर्ष में लाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? सर वर्ष का तो आइडिया नहीं है, बट अभी आपने जो स्लाइड दिखाई उसमें 2030 तक ये वाटर का था, पर अभी 2015 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए गए और 2030 तक इनको पूरा किए जाने का उद्देश्य है। रविंदर, आप ये बताओ कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन के? रविंदर कोठारी। सर क्या है? हम लोग चाहते हैं जिनसे पूछा पहले उनको ट्राई कर लें। रविंदर, सैफ 70 है सर। 70 17 वेरी गुड सर। 17 ये हमारे इसके अंदर गोल है। सैफ ने बताया हमें कि 17 यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं। और सब गोल्स कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर भी 17 के अंदर और अंदर 105 के ऊपर शायद इसके गोल है। ठीक है, सब गोल्स मतलब इन 17 के पार्ट पर। ठीक है, 17 इज गुड, वेरी गुड। ठीक। अब श्रुति मुझे ये बताए कि व्हाट इज श्रुति? श्रुति आप तक आवाज? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ थोड़ा सा अंतर हो जाता है।
जैसी हमारी वो है समझ है। तो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सर ऐसा डेवलपमेंट कि सर जो आने वाली जनरेशन है सर उसका डेवलपमेंट खत्म ना हो, जो फ्यूचर के विकास। यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो तुम लोग पढ़ाई कर रहे, गुड। तो सभी लोग याद रखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन के ऐसे 17 गोल्स हैं, ठीक है। इसके पहले चंद्रा तुम बताओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले क्या था? सर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में, ईयर 2000 में इंट्रोड्यूस किए गए थे और इनका समय काल भी अगले 15 साल। यूनाइटेड नेशन ने ये बनाए थे कि पूरी दुनिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एक्सट्रीम लैक ऑफ डेवलपमेंट, तो उसको ठीक करने के लिए ये गोल आइडेंटिफाई किए गए थे कि इन क्षेत्रों में हमारा विकास होना चाहिए, देखो मिनिमम सर विकास। उस सिर्फ उस टाइम 8 था सर। कोई बात नहीं सर, मुझे पूरा करने दे। तुम इंटरप्ट बहुत करते हो, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, बट तुम्हारी इंटरप्शन की आदत अच्छी नहीं है। अच्छा, 15 साल के लिए, 15 साल के लिए ये बनाए गए थे 2000 से 2015 तक। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इनको बोलते थे। जब इनका समय काल पूरा हुआ तो इनकी कॉन्टिन्यूटी में, एमडीजी के कॉन्टिन्यूटी में हमने एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, जिसमें 17 गोल्स हैं। और ये 17 गोल हमारे इंसानी विकास के अलग अलग आयामों से जुड़े हुए हैं। इसमें पॉवर्टी इरेडिकेशन है, इसमें एजुकेशन है, इसमें हेल्थ है, इसमें डेमोक्रेटिक राइट्स भी इंक्लूडेड है, इसमें एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड है। जो अलग अलग आयाम है इंसान के विकास के लिए। खाली एक आयाम हाउसिंग है, ठीक है, एक आयाम जरूरी नहीं है। उसको खाना अच्छा मिलना चाहिए, के पास स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। तो जो 17 गोल्स है वो अलग अलग स्फेयर्स में वो बताते हैं। उसमें ह्यूमन राइट्स भी इंक्लूडेड है, लीगल राइट्स भी इंक्लूडेड है कि इंसान के पास एक रेस्पेक्टेबल लाइफ भी होनी चाहिए। लिविंग हमारी ऐसी नहीं कि हम जिंदा हैं। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, जो आर्टिकल हमें जीवन का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल है? 21। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। अच्छा, तो आर्टिकल 21 हमें जीवन का अधिकार देता है। कैसे जीवन का अधिकार देता है? चांद हमें आर्टिकल 21 क्या देता है, क्या अधिकार देता है? चांद, am I audible to you? T53532 नहीं, तो शायद आवाज नहीं जा रही है। चलो, तो हम आप लोगों ने बताया, तो अब कोई बताएगा कि कैसा जीवन, मतलब ठीक है हमें लाइफ का और लिबर्टी का अधिकार दे दिया संविधान ने, तो आस्था, आस्था, यस सर। आप बताएंगे ये आर्टिकल 21 हमें कैसा क्या अधिकार देता है? सर नहीं पता। गलत बात। बढ़ा करो। आरुषि, आरुषि नहीं, भारती, चल चंद्रा बताएगी, विमेन ओनली। चंद्रा तुम बताओ। यस सर। सर वो पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को ठीक है। राइट। अब ये जो लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार, अब इसमें हम ये क्यों कहते हैं कि प्राइवेसी का अधिकार? अगर प्राइवेसी का अधिकार है हमारे पास, यस सर है सर, इसी आर्टिकल में है, आर्टिकल 21। कैसे अधिकार है ये कैसा जीवन है? मतलब प्राइवेसी कहाँ से, उसमें लिखा है कहीं? मैंने किताब में जो मैंने संविधान पढ़ा उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ प्राइवेसी। तो सर ये अमेंडमेंट से आया था सर 2018 में। अमेंडमेंट है? श्योर? हाँ सर, निजता का अधिकार। अच्छा, उसमें अमेंडमेंट है, ये देख लेना अमेंडमेंट है या नहीं। आई डाउट कि अमेंडमेंट है।
मेरा पूरा ऐसा इसमें शक जोड़ा गया है ये शब्द जोड़ा गया है, लेकिन इंक्लूड निजता किया का गया है। अधिकार। नहीं, वो जोड़ा गया है, कैसे जोड़ा गया है वो मैं आपसे चर्चा कर लूंगा, पर मेरे विचार से ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं आया कि संविधान में आर्टिकल 21 में अमेंड किया गया हो, ऐसा तो सर नहीं। अमेंडमेंट नहीं आया था सर, वो कोर्ट वो ऑर्डर दिया था। ये आप ठीक लाइन पे आप मुझे ये बताओ कि जब उसमें लिखा ही नहीं है, उसमें तो लाइफ एंड लिबर्टी लिखा है, लाइफ एंड लिबर्टी का क्या मतलब होता है? लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब होता है कि भाई आपको कोई मारेगा नहीं, आपको कोई मार नहीं सकता, ठीक है, आपकी लिबर्टी, आप जहां जाना आना चाहते हो जा सकते हो। पर इसमें ये चीज कहाँ से आ गई? प्राइवेसी, प्राइवेसी कैसे किसी की लाइफ को वो प्रभावित करती है? सर प्राइवेसी ऑफ डेटा, आधार कार्ड वगैरह वगैरह ये सब था। नहीं तो अब आधार कार्ड का राइट ऑफ लाइफ से क्या लेना देना, यही तो सवाल है। आधार इसमें कार्ड शायद सर जीवन हेलो साथी सर। विनय, विनय कुछ बोलना चाहता है, यस विनय सर। सर इसमें प्राइवेसी का इसलिए हो सकता है कि जो हमारी जो मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू वो एक ह्यूमन के लिए थ्रेट बना सकता है। मीन्स अगर कोई चाहता है कि अटैक करना चाहता है तो सबसे पहला यही होता है कि वो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अच्छा, नॉट सेटिस्फाइड, नहीं, और कोई ट्राई करो। आर्टिकल हेलो हाँ 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 बोलो। सर, आर्टिकल ये कहता है कि जीने का अधिकार है आपको, लेकिन मरने का अधिकार नहीं देता है। हाँ, मरने का ठीक है, वो तो हाँ, आप सुसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। मेरा सवाल कुछ और, मेरा सवाल ये है कि इस आर्टिकल में बहुत सारी और चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे प्राइवेसी का, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दूंगा। पर मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्यों भाई लाइफ का अधिकार है, आपको कोई मार तो रहा नहीं, आपका आधार कार्ड अगर कोई बना रहा है, बायोमेट्रिक ले रहा है, तो इसमें काहे का आर्टिकल 21 आ जाता है? सर वो पर्सनल होता है आधार कार्ड, हाँ, पर्सनल तो उसका इंफॉर्मेशन। सर वो ब्रीच पर्सनल, नहीं कोई कर सकता। तो उससे क्या हो गया? उससे आपका लाइफ का अधिकार कहाँ सीमित हो रहा है? अगर आपका मान लो कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन को ले गया तो क्या नुकसान हो रहा है? हेलो सर। कहाँ नुकसान? हाँ जी बोलो सर। सर बोलो इसमें हो रहा है सर प्राइवेसी। सर इसमें ये हो रहा है, मान लीजिए सर कोई बेगुनाह, सर कोई बेगुनाह आदमी है और कोई चीज में उसका क्या करता है, उसको पहले से साजिश रहता है उसको फंसाना है, तो सबसे पहले क्या करता है, जो उसको पता ही नहीं है, उससे उसके करीबी लोगों से मिलकर उसके प्राइवेसी को वो उसको इथिकल रिवील दूसरे जगह मतलब आउट कर देता है, उससे क्या होता है, फंसा देता भाई, है। आपकी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, आप कोई पब्लिक कर देता है, उससे क्या फर्क पड़ जा रहा है? मुझे, मेरे को नहीं, मतलब मेरा सवाल ये है कि क्यों, कैसे? दीपक कुछ करना चाहता है? दीपक, यू आर द लास्ट पर्सन टू स्पीक, प्लीज बोलो। शायद वो लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार है क्या? नहीं नहीं, अभी इसमें यहाँ पे ये ध्यान सर मैं रखो सब। कौन बोल रहा है? बोलो, मंगेश। सर, हाँ सर, अगर हाँ मतलब प्राइवेसी, जैसे कि अगर मेरा कुछ पासवर्ड है जो मैं हाँ, किसी फर्म में काम करता हूँ, अगर मैं डालूंगा और कोई और भी जाएगा तो मतलब वो भी ऐसा मतलब पैसे का हो सकता है। जो मैं नहीं, पर्सनल है, अगर किसी को पता हो तो वो मेरे बिना ही निकल सकता है। अरे मैं लाइफ से रिलेटेड नहीं हुआ है। सर लाइफ से रिलेटेड कैसे हुआ? हाँ जी। सर ये गवर्नमेंट को रोकता हो किसी चीज से सर, जैसे हमें कुछ नहीं देना। मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए आप लोगों का। किसी का कोई प्राइवेट वीडियो है, किसी का अपना पर्सनल रिकॉर्डेड कोई फोटो या वीडियो है, और उसे कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया गया, इट्स एक्सट्रीम केस ऑफ अ प्राइवेसी ब्रीच। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हमारा आर्टिकल 21 इससे किसी तरह से प्रभावित होता है? सर Yes, फिर sir, पूरा तरीके से through तो this नहीं video, होता है। someone can सर try to वीडियो die. हाँ, तो आजकल ब्लैकमेल लोग कर रहा है, इससे चलते बहुत। नहीं वो तो ठीक है, चलो, वो तो तब भी उसे डेथ तो नहीं हुई ना यहाँ सर पर। वो तो Death लाइफ means ब्लैकमेल तो करने फ्रीडम सर सुनिए, सर फ्रीडम ही है। सर बात सर ठीक है सर चलो, ब्लैकमेल कर रहा है तो उससे मैं कंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ जो आर्टिकल 21 में जो शब्द है लाइफ, इट डज नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ डेथ। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको मार नहीं रहा तब तक लाइफ है।
वैसे टेक्निकली हम लाइफ को ऐसे ही देखते हैं कि आप जिंदा कब तक हैं। आप जिंदा तब तक हैं जब तक आप मरे नहीं। ऐसे ही होता है ना। कोई भी व्यक्ति जिंदा कब तक होता है, जब तक वो मरा ना हो। जब मर जाता है तो हम कह देते कि वो मर गया। ठीक है, लाइफ इज लाइक दैट। बट एक और चीज भी कहते हैं हम कि ऐसा जीना भी क्या जीना, जो क्या इस तरीके के बड़े सारे हम उदाहरण देते हैं ना कि मर मर के जीना भी क्या जीना। ऐसा हम कब कहते हैं? इट्स एन रियल लाइफ सिचुएशन। जैसे हमारी स्थिति जब बहुत मतलब खराब कुछ हो, हमारे बहुत परेशान हो, दो वी आर लाइव, वी आर अलाइव, स्टिल नॉट डेड। हाँ, हमारे पर कोई और कंट्रोल करे, कंट्रोल करे हमारी जीवन बहुत। तो लैक ऑफ डिग्निटी, इनडिग्निफाइड लाइफ भी बहुत, मतलब कोई ऐसा कोई जीवन नहीं होता। डिग्निटी इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ। तो आर्टिकल 21 का जो इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका व्याख्या ऐसे करी है कि जीवन का जो ये अधिकार है 21 आर्टिकल, ये केवल ये अधिकार नहीं है कि आप मरे नहीं तब तक आप जिंदा हैं ना। उसने कहा कि आर्टिकल 21 हमें डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार देता है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। सम्मान हमारे लिए उतना ही जरूरी है, मतलब एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। ये खाली ऐसा नहीं केवल जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, ये एक अच्छा जीवन, डिग्निफाइड जीवन जीने का अधिकार है। इसी कारण से इस आर्टिकल के सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की है। कम से कम अभी 15-20 के आसपास तो मेरे ख्याल से बड़े बड़े इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में दिए हैं। इसमें हमें एनवायरनमेंट, साफ एनवायरनमेंट में जीने का अधिकार है, इसमें हमें प्राइवेसी का अधिकार, क्योंकि ठीक है आपकी अपनी निजता है, ठीक है, हो सकता है उससे आपके प्राण नहीं जा रहे, किसी ने आपका वीडियो प्राइवेट शेयर कर दिया, उससे किसी के प्राण नहीं जा रहे, पर उसके लिए कितने मतलब कितनी दिक्कत वाला वो समय हो सकता है ना। तो वो इस तरीके के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, इवन इसमें एजुकेशन का अधिकार भी इसमें रखा गया, इंफॉर्मेशन का अधिकार भी इसी के अंदर में रखा गया, इसी के सब सेक्शन में रखा गया है। और भी इसके बड़े सारे इंटरप्रिटेशन हैं जो इस आर्टिकल 21 में रखे गए हैं, क्योंकि ये हमारे लिए केवल जीवन का अधिकार नहीं है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, एक बेहतर जीवन जीने का अधिकार है। और यही चीज हमारे को, जो हमारा यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो भी हमें यही देने का प्रयास करता है कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। जैसे ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स क्यों जरूरी है? क्या ह्यूमन राइट्स जरूरी है? एक आदमी जो चोर है, कोई आदमी क्रिमिनल है, मर्डरर है, रेपिस्ट है, एक्सट्रीम टाइप का वो है, अब उसको हम सड़क पर खड़े करके पत्थर से क्यों नहीं सजा दे सकते? उसको काट छांट दे और मतलब क्रूरतम सजा क्यों न दे? हम कहते हैं कि उसका ह्यूमन राइट है ना। हम यही कहते हैं कि नहीं, उसको भी न्याय मिलना चाहिए, उसको भी एक तरीके से, इवन मतलब उसके साथ भी हम ऐसी चीज नहीं करते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर इंसान का, बुरी से बुरी स्थिति के भी इंसान के अपने कुछ मानवीय अधिकार है। ये हमारी अपनी मानवता है, ये हमारी अपनी मानवता है। दूसरा आदमी खराब हो भी सकता है, उसके बावजूद हमारी मानवता सजग रहनी चाहिए, सचेत रहनी चाहिए। और इंसान का, हर इंसान का अपना एक मानवीय अधिकार होना चाहिए। इवन जो जैसे एक बहुत आर्ग्यूमेंट रहता है कि भाई वो टेररिस्ट था, फला व्यक्ति टेररिस्ट था, उसको टेररिस्टों के मानवीय अधिकार नहीं होने, जो मानवीय अधिकार होने चाहिए नहीं, टेररिस्ट के ह्यूमन राइट होने चाहिए नहीं होने चाहिए? सर होने चाहिए। क्यों सर नहीं होने चाहिए सर। नहीं होने चाहिए? क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? क्यों नहीं सर होने होना चाहिए? सर हाँ। सर होना इसलिए चाहिए क्योंकि ये सर मतलब अगर हम उनको रोड पे खड़े करके पत्थर मारेंगे तो ये एक तरह से राजशाही वो उसमें चेंज हो जाएगा विद इन ग्रेजुअल टाइम। नंबर 1। और बताओ भाई, टेररिस्ट जिन्होंने कहा कि नहीं होने चाहिए, वो क्या?
टेररिस्ट के अधिकार होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए सर, क्योंकि वो टेररिस्ट होने से पहले ह्यूमन बीइंग है, तो एक ट्रायल के अंतर्गत उसे सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा, आपका जैसे गुनाह किस ह्यूमन राइट लेवल ना होने का क्या मतलब होता है? सर अगर ह्यूमन राइट नहीं होगा तो हम पब्लिकली उसको फ्लॉग करके मार देंगे और वो चीज फिर ये किंगशिप में और मोनार्की में चेंज हो जाएगा। अच्छा, कौन लोग बोलते हैं, कौन किसी ने बोला था कि नहीं होने चाहिए? वो भी अपने आर्गुमेंट दो भाई। वो महत्वपूर्ण आर्गुमेंट है ये कि हमारे को नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए ह्यूमन राइट एक टेररिस्ट के? वो महत्वपूर्ण किसने हाँ किया था? बोलो, शर्माना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमें गलत होने में या सही होने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई सही गलत होता भी नहीं है, हर एक एक पक्ष होता है। किसी ने बोला था ना? नहीं, अरे इतना मत डरो भाई। नहीं, मैं किसी ने ये बोला था कि टेररिस्ट के अधिकार नहीं होने चाहिए। मैं वहां से उन आर्ग्यूमेंट को जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं होने चाहिए। वो आर्ग्यूमेंट, वो महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट है और उसमें किसी को शेयर करने में घबराहट भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हेलो हेलो सर, हेलो सर। हाँ बोलिए सर। सर वो सर मानव व्यवहार से संबंधित कुछ सीधा मतलब निश्चित मतलब मानक स्थापित करता है सर। और उसमें उसमें क्या है सर, जैसे टेररिस्ट में होता है, ये होता है कि वो लोग मतलब हमारे देश में इतना क्षति करते हैं या फिर बेगुनाह लोगों को मार देते हैं, तो इससे थोड़ा वो अच्छा लगता नहीं है। तो नहीं तो फिर उनके मानव अधिकार क्यों नहीं होने चाहिए? ये सवाल ये है। मानव अधिकार में है क्या? हम टेररिस्ट को मानव अधिकार दे रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? सर सर यहाँ न्यायपालिका सर में ये होता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उससे क्या होता है जी, जल्दी उनको मतलब न्याय नहीं मिल पाता है। नहीं, पर एक बात बताना, हम कह रहे हैं कि टेररिस्ट को अधिकार नहीं होना चाहिए। पहली बात, अगर न्यायपालिका में बहुत समय लगता है तो इसके लिए क्या टेररिस्ट जिम्मेदार है? टेररिस्ट ने तो बोला नहीं कि आप अपनी न्यायपालिका में इतना समय लगाओ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इतना समय लगाओ। अगर कोई आदमी जिसने इतने गंभीर वो किए हैं तो उसे तुरंत ट्रायल में लाओ, तुरंत सर उसको यहाँ पे एक हाई। आर्ग्यू रख सकते हैं, जो मतलब जो मानव को ही मार रहा है तो उसके लिए क्या मानव अधिकार? नहीं, मानव को हम नहीं, मानव अधिकार का मतलब क्या हुआ? टेररिस्ट के मानव अधिकार का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं अभी समझ नहीं लेकिन सर राष्ट्र के बात अच्छा, है सर, राष्ट्र के बात में तो फिर एक बात बताओ, टेररिस्ट के लिए पहली चीज हम ये कह रहे हैं, अधिकार ना होने का मतलब ये है कि अगर हमें कहीं कोई टेररिस्ट मिल जाए उसे गोली मार दे। यही होता है ना टेररिस्ट को गोली मतलब अधिकार, मतलब ये इसका मतलब है कि टेररिस्ट हमें कहीं मिला, हमें गोली मार देने का अधिकार, उसे मार दिए जाने का अधिकार होना चाहिए। दिस इज व्हाट हम नो यही बोलना नो चाहते सर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर हैं। अगर मीन्स अगर हम उसको हैं। तो फैमिली पे भी अफेक्ट सर करेगा ना सर तो फेयर ट्रायल होना चाहिए। फेयर ट्रायल होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे हमें ये अंतर करना होगा कि टेररिस्ट के मानव सर अधिकार, ट्रायल जरूरी है। अगर ये साबित हो, ये बात साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति टेररिस्ट है, ठीक है, साबित अगर करने का काम है, एक हद तक सबसे पहला काम हमें न्यायपालिका को देना चाहिए ये काम। केवल न्यायाधीश ही तय करे कि कौन आदमी टेररिस्ट है, कौन आदमी टेररिस्ट नहीं है। उसको मतलब उसका ये ना हो कि कोई, काइंडली अपना माइक्रोफोन बंद रखिएगा, तो कोई ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति खड़ा होकर बोल रहा है कि किसी ने कह दिया कि भाई वो आदमी, अमुक आदमी टेररिस्ट है, डॉक्टर प्रवीण टेररिस्ट है, तो बस हो गया काम।
किसी पुलिस वाले की किसी व्यक्ति से कोई खास विशेष प्रकार की दुश्मनी है, किसी हो सकती है, बहुत बार होती है। कई बार किसी पुलिस वाले ने आप उनसे पैसे मांगे, आपने नहीं दिए, आपने उसकी शिकायत कर दी, अब वो आप उसकी नौकरी चली गई या उसको सस्पेंड कर दिया गया, कुछ दिनों बाद वो बहाल हो गया। अब वो क्या करेगा? वो तो आपको टारगेट पर रख लेगा। आपने उसकी शिकायत कर दी, आपने उसको सस्पेंड करा दिया, उसको ट्रांसफर करा दिया, तो टारगेट रख लिया, तो आपकी जान के पीछे पड़ जाएगा। अब उसके लिए तो बड़ा सरल है, वो कह देगा कि जी वो आदमी जो है ना, वो आदमी के पास हथियार है और वो आदमी टेररिस्ट है, मेरे को सूचना मिली। और क्योंकि अब उसने ये कह दिया है कि वो टेररिस्ट है, सूचना मिली है, तो क्या करना चाहिए? गोली मार देनी चाहिए। ये अधिकार तो बड़ा विचित्र अधिकार हुआ। ये तो मानव अधिकार नहीं हुआ। मानव अधिकार इसीलिए नहीं चाहिए, मानव अधिकार होने का कहीं ये मतलब नहीं है कि आप उसको सजा मत दो। कोई ये कानून ये नहीं कह रहा। अगर कोई हत्यारा है तो हमारे देश का जो भी कानून हो उसको सजा दी जाए और जल्दी से जल्दी दी जाए। ये भी नहीं कि आप उसे लंबा करो। क्यों करते भाई लंबा? किसने आपको कहा है? उसे 5 दिन में सजा दो, 1 दिन में सजा दो। भाई आप सबूत दो, जज के पास ले जाके दिखाओ, जज से सजा लो और उसको तुरंत फांसी लगाओ। 15 दिन में फांसी लगाओ, क्या दिक्कत है? कौन मना कहाँ है? ये कहीं कोई मनाही तो है नहीं कि भाई उसे फांसी नहीं लगाना। जस्ट ऑन दी एप्रीहेंशन कि हाँ कि कोई व्यक्ति है। इसके बीच में कभी कभी पुलिस वालों की पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आर्गुमेंट होते हैं कि कई बार उनको भी कई विचित्र स्थितियों में काम करना पड़ता है जहां पर उनके लिए सभी तरीके के मानव अधिकार या केस के एविडेंस का उतना सरल नहीं होगा। ये भी एक दूसरी समस्या होती है, उनकी भी एक व्यवहारिक समस्या है। ऐसा नहीं है कि वो व्यवहारिक समस्या नहीं है, परंतु फिर भी ऐसा मोटे तौर पर हमें मानना चाहिए कि नहीं, हमारे को हर व्यक्ति को उसका जो फेयर ट्रायल का अधिकार है वो मिलना चाहिए, जिससे कि पर कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे पुलिस को हमेशा ये अधिकार होता है और होना भी चाहिए कि यदि कोई उन पर हमला कर रहा है तो निश्चित रूप से उनको उस समय पर जो भी उचित कार्रवाई हो, चाहे वो गोली मारने की कार्रवाई हो, करने का अधिकार होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पुलिस बाद में किसी केस को फेक बना दे। ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि पुलिस किसी तरीके के खुद ही फैक्ट डिस्टॉर्शन कर दे। अभी पीछे कई सारे हमारे एनकाउंटर हमने बड़े विचित्र विचित्र सुने, गाड़ियां पलट गई, मतलब जो आउटराइटली फिल्मी कहानियों से भी ज्यादा बदतर स्थिति थी ऐसे एनकाउंटर हुए। ठीक है, ये आपकी समस्या है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि इसलिए जिसको पकड़ा गया वो गलत था, हम पर ये जो सॉल्यूशन ढूंढा गया ये बहुत ज्यादा गलत है। ये समस्या से भी ज्यादा बड़ा वो है, बुरा हल है कि आप ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के उनको एनकाउंटर करने लग जाओगे। क्योंकि फिर एनकाउंटर करने का अधिकार यानी कि आपने किसी एक पुलिस के व्यक्ति को एक अधिकार दे दिया, जो एग्जीक्यूटिव के व्यक्ति को एक अधिकार दे दिया कि भाई वो जिसको ठीक समझे उसे सजा दे दे, उसको गोली मार दे, ये उसका अधिकार है। और वो फिर अपनी सहूलियत से बिना प्रोसीजर्स को फॉलो किए ये काम कर सकता है। तो आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर किसी भी जिम्मेदारी, हम सब जानते हैं कि हमारे जो लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव में, लोग ऐसा नहीं कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत थोड़े लोग हैं, हर तरीके की परेशानी, करप्शन हमें पता है, लोगों के बीच में आपस में हिंसा बहुत है। तो ऐसे माहौल में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की होड़ है, बहुत सारी ऐसी गलत सही चीजें होती हैं। पुलिस का काम किस तरीके का होता है किसी से छिपा नहीं हुआ। ऐसे में ऐसा हल ढूंढना, हमारी समस्या ये नहीं है कि लोग क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी समस्या ये है कि हमारी न्यायपालिका और हमारी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक से काम नहीं कर रही। तो हमें इसे सही करना चाहिए ना, बजाय एनकाउंटर्स अलाउ करने के हमें इसे सही करना चाहिए कि यार ये न्यायपालिका क्यों इतना समय लग जाता है। ऐसा है क्या है कि अगर हम किसी दूसरे देश में, हम जर्मनी जाते हैं, हम इंग्लैंड जाते हैं, वहां पर वही केस 3 महीने में उसको सजा हो जाती है, वहीं हमारे देश में 30 साल में भी नहीं हो पाती। तो आखिर क्या क्या है? वहां भी तो एक इंसान पुलिस ही उसको इन्वेस्टिगेट करती है, वहां भी तो एक जज है, वहां भी तो वही कानून की किताब है। तो ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ इतना समय लगता है, उनके यहाँ नहीं लगता? इस चीज को जब तक हम पड़ताल नहीं करेंगे, इस बेसिक प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं करेंगे, तब तक हम किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे।
शायद हमारे पास वो जो अधिकार है वो रहने चाहिए। और यूएन भी इसी बात को एंडोर्स करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये अधिकार हमारे पास होने चाहिए, जिसमें कि हर घर जल, ठीक है, हर घर नल से जल, ये 2030 तक, यानी कि किसी भी घर के आदमी को, किसी भी महिला पुरुष को, बच्चों को घर से दूर पानी लेने नहीं जाना पड़े, उसके घर में ही पानी की सप्लाई उपलब्ध हो। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जैसा आप लोगों ने सभी ने बताया कि बेहद जरूरी चीज है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर से बहुत सारी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दोनों हो सकती हैं। तो इसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर एडिशनल वर्क भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट का नुकसान कर सकता है। तो ये जो फोकस है हमारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, भारत ने शायद 2024 तक इसके लिए अधिकार ये बनाया है। भारत के कुछ देशों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा 28,000 हैबिटेशन, यानी कि 28,000 गांव या हैबिटेशन ऐसे हैं जहां की आर्सेनिक या फ्लोराइड की, जो मैं दोनों कल बात कर रहे थे हम फ्लोरोसिस की, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। वहां पर सभी घरों को साफ पानी देने का हमारा उद्देश्य है। स्वच्छाथॉन, स्वच्छ भारत हैकाथॉन, ठीक है, इसमें जो क्राउड सोर्स सॉल्यूशन के हम इकट्ठे होकर जो कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप्स हैं, वो मिलकर अलग अलग तरीके के कैसे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो उसके लिए ये स्वच्छाथॉन 1 जो है आयोजित किया गया है। इसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस, भारत में जो वैष्णो देवी मंदिर है, उस मंदिर को स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का दर्जा दिया गया। इसके बाद गंगा ग्राम योजना है। गंगा ग्राम योजना में हमने सैनिटेशन बेस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि हमारे स्वच्छ साफ सुथरे गंगा के आसपास जो बसे हुए गांव हैं उनको बेहतर करने का काम, इसमें 4,470 गांवों को चुना गया और उनके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए काम किया गया, जिसमें रूरल सैनिटेशन, वाटर बॉडीज को साफ करना, उनको डेवलप करना, जो घाट है उनको विकसित करना, क्रेमेटोरियम, क्योंकि गंगा के किनारे बहुत से जगहों पर क्रेमेटोरियम, यानी कि क्रेमेटोरियम को हिंदी में शवदाह गृह जो होते हैं, तो उनको पुनरुद्धारित किया गया, उनको बेहतर किया गया। और ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम है, उसी के हिस्से के अंतर्गत ये गंगा ग्राम। तो अगर आपको गंगा ग्राम शब्द कहीं पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज गंगा ग्राम। आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर चलते हैं। इसके स्कीम्स के एक और डॉक्यूमेंट है मेरे पास। अब हम बात करते हैं जो हाउसिंग की, जो हाउसिंग के कार्यक्रम है हमारे, वो क्या कहते हैं। तो हम पहला एक कार्यक्रम है वो है हाउसिंग फॉर ऑल। सभी के पास अच्छा पक्का घर होना चाहिए। हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग क्यों महत्वपूर्ण है? किसके पास घर नहीं है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुअर हाउसिंग के प्रॉब्लम से सफर कर रहा है? किसी को जानते हैं आप? यस सर स्लम एरियाज में बहुत से लोग हैं। ओके, मुंबई के स्लम एरिया नोमैडिक पीपल जो होते हैं, नोमैडिक पीपल, ठीक है, वेरी गुड। और गांव में जो माइग्रेट करके आते हैं, माइग्रेट करके लोग आए हैं। अभी गांव में किसी ने नहीं बताया, गांव में भी हाउसिंग से रिलेटेड समस्या है। यस सर बहुत सारे घर ऐसे हैं, कच्चे घर हैं, मिट्टी के घरों में लोग रहते हैं, ठीक है, बैम्बू वाला घर। हाँ जी, बैम्बू वाला घर, हाँ, तो कच्चे मकान, तो ये सब हाउसिंग से रिलेटेड समस्याएं हैं। अब ये बताओ, पुअर हाउसिंग कैसे प्रभावित कर सकती है? क्यों हाउसिंग हमारे लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए? सरकार के लिए क्यों प्रायोरिटी, प्राथमिकता होनी चाहिए?
क्यों उसे हाउसिंग अच्छी करने पर जोर देना चाहिए। सर ये हमारे पूरे डेवलपमेंट को इनडायरेक्टली प्रभावित करता है हाउस। सर इंक्रोचमेंट होता है सर वहाँ रोड के किनारे, अगर इन लोग के पास अच्छा हाउसिंग नहीं हो तो। ओके अनूप, अनूप आप बताओ, अनूप कुमार। यस सर। हाउसिंग क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या उससे फायदा होगा अगर। सर सबको रहने के लिए घर होना चाहिए, क्योंकि होना नीड सब सबके पहला पास नीड वही। घर है, रह तो रहे हैं सब, अपना अपना कहीं तो रह ही रहे हैं, भाई कच्चे मकान में या स्लम में या कहीं भी, या लोग नोमैडिक हैं, ये उनका चॉइस है, तो रह तो रहे हैं लोग, उनका तो घर तो है ही। हम्म? क्या फर्क पड़ेगा अगर मतलब अगर हम हाउसिंग के काम करें, बताओ। सर सर हमारे रुक जाओ, स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा। रुक जाओ, पूछे जाने पर बताया करो सर, बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता है मुझे भी। हाँ नौखेज। सर उससे हमारी जो है सैनिटेशन इम्प्रूव होगा, अगर पक्का घर होगा वेरी तो गुड, उससे हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। बहुत अच्छा, शाबाश, कैरी ऑन। और बताओ, नंबर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, सैनिटेशन। स्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, घर तो है पर सैनिटेशन नहीं है। अगर आप स्लम में कभी भी गए होंगे, आपने देखा होगा नाली बह रही है, मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा, कोई हर जगह कीचड़ कूड़ा, सब जगह गंदगी है। सैनिटेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वेरी करेक्ट। और सोच के देखो, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं स्लम या मतलब सब कहीं ना उससे जुड़े जरूर रहे होंगे। और बताओ सब, रुक जाओ। और नौखेज, श्रुति, मैं चाहता हूं हम लोग सभी लोग बराबर भागीदारी दें, ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदारी रखें क्लास के अंदर में, क्लास कुछ बच्चों का अफेयर नहीं रह जाए। श्रुति, तुम कोई पॉइंट ऐड करना चाहोगी। ओके सब पॉवर्टी। पॉवर्टी कैसे, ठीक है तुमने एक बात बताई। हाँ पॉवर्टी ठीक है, पॉवर्टी भी इससे फर्क पड़ती है। तो एक तो हमने बात कर ली हेल्थ की, कि हेल्थ इससे प्रभावित होती है। चलो स्कूल हाँ एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा तो सर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। वेरी करेक्ट, बहुत अच्छा, शाबाश श्रुति। अब एजुकेशन में कैसे फर्क पड़ता है, हाउसिंग और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी ध्यान रखें। ये बहुत छोटे छोटे मामूली पॉइंट लग सकते हैं पर वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन कैसे प्रभावित होती है घर में, हम में से बहुतों की हो भी रही होगी शायद। अच्छा मैं बता देता हूँ, एजुकेशन ऐसे प्रभावित होती है। देखो हम जब कहते हैं ना कि हर चीज का एक क्लास कैरेक्टर होता है, क्या हम एक ऐसे बच्चे, देखो हमारी एजुकेशन प्रभावित होती है, हमारे घर आमतौर में बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक कमरे दो घर कमरे का घर होता है, घर में 7 सदस्य 8 सदस्य हैं, एक आदमी पढ़ना चाहता है, एक टीवी देखना चाहता है, किसी के कुछ गेस्ट आए हुए हैं, कोई सोना चाहता है, कोई कहता है लाइट बुझा दो, कोई कहता है नहीं मुझे पढ़ना है, उसे पढ़ने के लिए कहीं प्रॉपर जगह नहीं है। तो एजुकेशन प्रभावित होती है। क्या ये छोटी सी चीज, ये मामूली सी चीज, प्रॉपर घर, मतलब अगर सबके पास अपना एक कमरा होता है, एक कमरा होता है बस एक पढ़ाई का कमरा है, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, उसमें अपना आराम से पढ़ सकते हैं। परंतु जब आप ऐसे पुअर हाउसिंग में, स्लम्स में, कितनी जगह होती है छोटी छोटी, स्लम्स क्या हमारे और घरों में भी ऐसी स्थिति रही है, हम सब भी लगभग उसी तरीके के घरों में, शायद आज भी हम में से काफी लोग आज भी वहीं रह रहे होंगे, कि जहाँ एक प्रॉपर जगह नहीं है पढ़ने के लिए, कहाँ पढ़े। हम लोग अपने घर में बहुत शिकायत करते रहते हैं, पढ़ने की कहीं जगह नहीं है, हम कहाँ पढ़ाई करें, और धीरे धीरे करके वो पढ़ाई छूटती है।
एक चीज मैंने खुद महसूस की, जो मैं अब महसूस करता हूँ, अब जब चीजें देखी तो लगा कि हाँ यार ये भी जरूरी है। जैसे एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग हमारी एजुकेशन को प्रभावित कर सकती है। यस एसी सर। प्रभावित करती है, मैंने खुद महसूस किया। अगर आप एयर कंडीशनिंग में रहते हो और वहां रहकर पढ़ते हो और बिना उसके, जब गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है, सर्दी में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पर जब गर्मी की बात करें तो आपका सारा डिस्ट्रैक्शन तो आपके पसीने पोंछने पर ही लगा रहता है। थोड़ी देर बैठते हैं, मच्छर भिन भिन कर रहे हैं, पसीना टपक रहा है, थोड़ी देर पढ़ रहे हैं। अच्छा, गर्मी के अंदर में आप महसूस करेंगे कि आप थकते भी ज्यादा हैं। जैसे सर्दियों में आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है क्योंकि आप बढ़िया रजाई ओढ़ लो, कपड़ा पहन लो, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। पर गर्मी के दिन उसमें आप बहुत जल्दी थकते भी हो, आप उतनी देर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो मैं ये महसूस करता हूँ एयर कंडीशनिंग, अब जहाँ जैसे क्लासरूम्स हैं, अच्छी नए नए जगह के क्लासरूम्स होते हैं, उसमें एयर कंडीशनिंग होती है, आप ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। वहीं वो पंखा भी नहीं चल रहा जिस क्लास के अंदर में, उस क्लास में पढ़ाई हो नहीं पाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, शोर आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये सारी चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं, परंतु जो जैसे क्लास कैरेक्टर कैसे प्रभावित करता है, क्यों जो 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 वेल ऑफ बच्चे हैं वो और अच्छे होते जाते हैं, और जो बेचारे गरीब बच्चे होते हैं वो कैसे पिछड़ते जाते हैं। घर में जाते हैं तो घर में कोई माँ बाप पढ़ाने वाले नहीं है, खुद पढ़ना चाहते हैं तो कहीं पढ़ने की जगह नहीं है, कभी गंदगी है, कभी शादी है, ब्याह है, कभी कोई बीमार हो रहा है। तो ये सब चक्कर वजह से हमारी एजुकेशन, और ऐसे में हमारा हाउसिंग का बड़ा रोल है। बारिश हो रही है जैसे उदाहरण के तौर पर, भारत के अंदर में 3 से 4 महीने तक बारिश होती रहती है और उसके अलावा भी हो ही जाती है। अगर हम बांस वाले घर में, कच्चे घरों में रहते हैं तो क्या होगा, ऐसे ही बारिश हुई तुरंत, अरे ये तो पानी टपक रहा है, इसको सही करो, कैसे आप पढ़ाई करोगे। ये सारी चीजें हमारी बेसिक एजुकेशन को, हाउसिंग बहुत गहराई से डेली लेवल पर, हर मिनट के लेवल पर प्रभावित करता है। हमारे इसी तरीके से हमारी इनकम को प्रभावित करता है। अगर आप काम ठीक से नहीं करोगे, बीमार ठीक बार बार रहोगे, तो आप अपने काम पर नहीं जा पाओगे, आपकी इनकम कम होती जाएगी। तो जो पॉवर्टी की विशियस साइकिल है, ठीक है, पॉवर्टी क्या है, एक विशियस साइकिल है। गरीबी एक एक कुचक्र है। इस कुचक्र में होता क्या है कि भाई आदमी हम पॉवर्टी में है, कोई व्यक्ति गरीब है, वो एजुकेशन उसको मिल नहीं पाती, हेल्थ वो बीमार रहता है, बीमार वो अपने बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग पे खर्च नहीं कर पाता, तो वो लो इनकम में रहता है। लो इनकम से वो और गरीब होते जाता है, और ये एक तरीके का साइकिल पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, और साइकिल को तोड़े जाने की जरूरत है। और कम से कम अगर आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर एक बार इस चक्र से बाहर निकल गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, आप अगर जैसे आज पढ़ाई कर रहे हो, आप बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हो, तो आपको एक बात रियलाइज करनी चाहिए, क्या, कि आप किसके भविष्य के लिए काम कर रहे हो। सर अपने और अपने सर फैमिली के। खुद का। अपने, अपनी फैमिली और किसी के भी कर रहे हो, आने वाली जनरेशन के। अपनी आने वाली जनरेशन। पता है, हो सकता है अब अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, नहीं तो हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं की, आप गरीब रहे, आपके आने वाली बच्चे वो भी गरीब होंगे, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, हेल्थ उनकी अच्छी नहीं होगी, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, वो भी गरीब रहेंगे। तो आप जनरेशन लेट से आप जनरेशन 0 हो, तो आपकी जनरेशन 1 भी, आपके बच्चे भी गरीब रहेंगे। आपके बच्चे गरीब रहेंगे तो जनरेशन 2 वो भी गरीब रहेगी, उसकी जनरेशन भी गरीब रहेगी, उसकी जनरेशन भी गरीब रहेगी। ये एक परपेचुअल साइकिल है, जो मतलब हो सकता है आप हजारों जनरेशन को प्रभावित कर रहे हो।
आपको ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि ना केवल आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, आपका ये जो एफर्ट है ना केवल आपको और आपके इमीडिएट परिवार को प्रभावित करेगा, पर आपकी हजारों जनरेशन्स को, G1 G5 आपको पता नहीं, मतलब आपका नाम भी नहीं किसी को पता होगा, उसका जीवन आप प्रभावित कर दोगे अगर आपने ये पॉवर्टी का साइकिल तोड़ दिया, आप इससे बाहर निकल आए। आने वाली जनरेशन बेहतर होगी, वो पढ़ पाएगी, वो हेल्दी होगी, उसकी इनकम अच्छी होगी, और लगातार फिर वो जनरेशन G1 और बेहतर होती जाएगी, G2 और बेहतर होती जाएगी, जनरेशन 3 और बेहतर, और इस तरीके से ऊपर वो बढ़ती जाएगी। ये भी संभव है। ये दोनों संभावनाएं हैं, और इस संभावना के आप पर ही सारा दारोमदार है। आप बेहतर होंगे या नहीं बेहतर होंगे, ये दारोमदार आपके ऊपर है। जिम्मेदारी आपकी है कि क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या उनको बेहतर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो हमें जब पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम जब हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, तो उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ना केवल अपने लिए पढ़ रहे हैं, बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पढ़ रहे हैं। सोच के देखो इस बात को, मैं ठीक कह रहा हूँ क्या, ये गलत है? सर ठीक कह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ क्या? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। बेकार की बातें तो नहीं करने लगता, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वो कह देता हूँ, जो मुझे लगता है कि नहीं ये सच में होता है, इसलिए मैं ये बातें कहता हूँ। क्योंकि मेरे लिए पढ़ाना कोई शौक नहीं है, कोई वो नहीं है, मेरे लिए पढ़ाना निवेश है। मैं भी इसको इसी तरह से देखता हूँ। मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि नहीं मुझे किसी से कुछ पैसे मिल जाए, कुछ नहीं। मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट कैसे फलित होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट, मतलब मुझे नहीं मिलेगा तो आगे मेरी किसी जनरेशन को, किसी ना किसी को जो मुझसे भी जुड़ा रहे, वैसे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सबको उसका जॉइंट फायदा मिलेगा। इसीलिए मैं ये सारी बातें कहता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो हाउसिंग फॉर ऑल, तो हाउसिंग का हमने महत्व समझा कि हाउसिंग क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसमें निवेश किया जाना चाहिए, क्यों हमें ये छोटी छोटी चीजें, हमें मामूली चीजें लग सकती हैं कि अगर किसी बच्चे के पास पढ़ने के लिए अलग कमरा होगा, उसके पास किताबें होंगी, उसके पास AC कूलर होगा, तो कैसे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, कैसे वो अपनी पढ़ाई को या एजुकेशन को या अपनी हेल्थ को या अपनी और चीजों को वो कैसे और बेहतर कर सकता है। तो इसी कार्यक्रम का हिस्सा है हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन। अर्बन और रूरल दो हिस्से हैं, अभी हम उस पर आएंगे। हाउसिंग मिशन है हमारे 2022 तक, और इसके अंदर राजीव आवास योजना और राजीव ऋण योजना, इन दोनों योजनाओं को इसके अंदर समाहित किया गया। इसका उद्देश्य है जो अर्बन पुअर है, ये इस स्कीम का उद्देश्य है जो शहरी गरीब हैं, शहर के अंदर में जो स्लम ड्वेलर्स हैं, स्लम्स में रहने को लोग मजबूर हैं, तो उनका जीवन कैसे बेहतर किया जाए बेहतर हाउसिंग के द्वारा। अर्बन लोकल बॉडीज को, जो शहर की म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, लोकल बॉडीज का मतलब क्या होता है? म्यूनिसिपैलिटीज एंड ये जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है, गवर्नमेंट। गांव में अगर बात करें तो लोकल बॉडी का मतलब है पंचायत, और शहर में अगर बात करें तो लोकल बॉडी का मतलब है म्यूनिसिपैलिटी। बेसिकली जो हमारे सिटी का जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालती है, जो आप हमारी आवश्यकता है उसको चलाती है, वो अर्बन लोकल बॉडीज कहलाती हैं। तो अर्बन लोकल बॉडीज को केंद्र के द्वारा सहायता दी जाएगी, और उनको अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के द्वारा स्लम रिहेबिलिटेशन के लोग स्लम्स को रिहेबिलिटेट कर सके, उसके लिए रास्ता दिया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, ये अभी भी स्कीम ये चल रही है कि लोगों को, जो गरीब तबकों के लोग हैं, उनको रियायती दर पर लोन दिया जाए, और जिससे कि वो अपने लिए घर ले सके।
अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के डेवलपर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। इस कार्यक्रम के लिए हमारे 2011 के सेंसस में 4041 स्टैच्यूरी टाउन्स हैं जिनकी पहचान की गई है। 4041 स्टैच्यूरी टाउन्स, कस्बे जो होते हैं वो कस्बों की पहचान 4041 को इसमें कवर किया गया है और 500 क्लास 1 सिटीज को इसके अंदर में कवर किया गया है। केंद्र सरकार इसमें 75% भागीदारी देगी और राज्य सरकारों को 25% का हिस्सा देना है। नॉर्थ ईस्ट में और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में वो हिस्सेदारी 90 और 10% हो जाएगी। इसमें कौन बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट, कौन बेनिफिशियरी होगा इस स्कीम का, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का? नंबर 1, ऐसे शहरी गरीब लोग जिनके पास अपना कोई पक्का मकान नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग और लोअर इनकम ग्रुप के लोग, LIG ग्रुप के लोग, केवल यही लोग हैं जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। व्हाट इज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम? इसके नाम से मुझे इसका मतलब बताने की कोशिश करो। लोन पे मिलने वाला छूट। अगर आप लोन लेंगे, क्रेडिट का मतलब लोन, आपने किसी से क्रेडिट का पैसा लिया, उधार पैसा लिया, तो अगर आप अपने घर को बनाने के लिए लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो आपको कुछ सब्सिडी दी जाएगी। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया घर खरीदने के लिए लिया, ठीक है, कि जी मुझे घर लेना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक से कहता हूँ कि मुझे लोन दे दो। तो मुझे 10 लाख का लोन मैंने लिया, सरकार ये कहेगी कि ठीक है 2 लाख रुपए की हम इस पर आपको छूट दे रहे हैं, आपके 2 लाख रुपए हम जमा कर देंगे HDFC बैंक में। तो जहां आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, आपको 8 ही लाख रुपया वहां देना पड़ेगा। ये स्कीम, अगर आप में से कोई ऐसा एलिजिबल हो, इच्छुक हो, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए, अपने घर के सदस्यों को बतानी चाहिए। अगर आपके पास घर नहीं है तो आप ये इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं और अच्छी बात है कि हमारे पास एक पक्का घर, अच्छा घर रहे। तो ये केवल LIG ग्रुप में, ये लोअर इनकम ग्रुप तक ही ये स्कीम का फायदा मिल सकता है। हुडको और NHB, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये 2 सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं जो इस सब्सिडी को चैनलाइज करती हैं, इस सब्सिडी को देने का क्या जो बेसिक प्रावधान है उनको विकसित करती हैं। अब इस स्कीम पर बात कर लेते हैं, इसकी डिटेल को पढ़ लेते हैं। क्या है ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम? ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल, इसका हिस्सा है CLSS। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल है ऑन अमाउंट, लोन अमाउंट ऑफ 6 लाख एट द रेट ऑफ 6.5%। अगर कोई आदमी 6 लाख तक का लोन लेता है तो उसको 6.5% की दर से लोन दिया जाएगा। मतलब उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो औसतन, एक्चुअली ये स्कीम जब आई थी तब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5-9% था, तो करीब 2 से 2.5% की छूट थी। अब बात यह है कि शायद इस स्कीम को सरकार को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर कई बैंक 7% या इवन 7% से कम दर पर भी बैंक लोन दे रही हैं। तो एक तरीके का इसमें कोई बेनिफिट खास नहीं है कि कोई इसमें क्यों लेगा। तो अगर वो बेनिफिट देना है, सरकार को ये करना चाहिए कि और 2% कम करे, कि भाई जो बैंकों की दर है उससे हम 2% की छूट आपको जो भी पैसा होगा उस पर देंगे। होपफुली ऐसा कुछ आएगा। तो इसमें मॉर्गेज भी देना पड़ेगा। मॉर्गेज का मतलब आप घर लोन पे ले रहे हैं, ठीक है। मॉर्गेज का मतलब, मॉर्गेज क्या होता है? वो कहाँ
सर एक होता है जो प्रॉपर्टी अपना उसका दस्तावेज वगैरह, लोन अगर चुकता ना हो सके तो उस पे वो उनका सर अधिकार हो सकता ऑप्शन या बिडिंग होता है। सर सिक्योरिटी रखना लोन की। सिक्योरिटी रखना, ऐसा नहीं है जैसा आप उसे वो नहीं रखता। देखो ऐसा है, समझते हैं मॉर्गेज क्या होता है, हिंदी में इसके लिए शब्द होता है रहन रखना या गिरवी रखना। रहन या गिरवी, जब कोई व्यक्ति आपको लोन देगा, जो लोन देने वाला है, आपने किसी से कहा कि मुझे 10 लाख रुपए लोन दे दो। 10 लाख रुपए एक बड़ी रकम है, छोटी रकम नहीं है। ठीक, अब 10 लाख रुपए आप किसी से मांगने जाते हैं, वो जो देने वाला है वो देना चाहता है आपको, वो भी चाहता है कि ठीक है मुझे कुछ ब्याज मिलेगा, या मैं बैंक हूँ, मेरा काम है लोगों को पैसा उधार देना, पर मैं एक चैरिटी करने नहीं आया हूँ, मैं अपना व्यवसाय। और कोई भी चैरिटी करने वाला भी आदमी, अगर मान लो किसी को आवश्यकता है, वो कोई किसी को देता है, फिर भी कोई आदमी ये नहीं चाहेगा कि मेरे मूल धन का ही मुझे नुकसान हो जाए, मुझे मूल धन भी ना मिल पाए। तो ऐसे में वो क्या करेगा आपसे, वो इसकी सिक्योरिटी चाहेगा, क्योंकि 10 लाख रुपए आपको दे दिया, आपके हो गए, अब आपको जो करना है वो करिए। आप उससे जुआ भी खेल सकते हैं, हो सकता है पढ़ाई करें, हो सकता है जुआ खेलें, आप उसे क्या पता आप क्या करेंगे। तो हो सकता है आप उसे वेस्ट कर दे, उसके पैसे को वेस्ट कर दे। तो वो अपने पैसे को कैसे सिक्योर करे, कैसे अपने जो इंटरेस्ट को सिक्योर रखे, उसके लिए वो कहता है कि भाई आप अपना कुछ भी ऐसा सामान मुझे इस लोन के अगेंस्ट मॉर्गेज कर दो, गिरवी रख दो। मतलब कि जब तक आप मुझे वो 10 लाख रुपए नहीं दोगे, वो वस्तु एक प्रकार, हमारा एक अनुबंध है, हमारा एक एग्रीमेंट है दो लोगों का, जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई जब तक मैं ये पैसे नहीं दे रहा, आपके पास इसका एक तरीके से टाइटल एक तरीके का रहेगा अगेंस्ट 10 लाख रुपीज की आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए हुए हैं, ये 10 लाख रुपए के अगेंस्ट में जब तक आप वो पैसा वापस नहीं कर रहे, तब तक उसका जो हिस्सा है वो मेरे पास रहेगा। जैसे ही आप वो पे कर देंगे, वो आपकी चीज आपकी हो जाएगी। तो ये मॉर्गेज होता है, जो कि बिल्कुल जरूरी चीज है, कोई भी बैंक करना चाहेगा। तो जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को लेते हैं, तो वो आपकी ली हुई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देती है बैंक। मतलब उसके पास वो तब तक उसका नाम उसमें रहता है जब तक आप उस लोन को रीपे नहीं कर देते। तो ऐसे में अगर आप कोई भी लोन लेंगे, हाँ ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्रेडिट लिंक स्कीम है, ये घर की महिलाओं के लिए ही उपलब्ध, मतलब इनमें प्रेफर्ड है कि वो संपत्ति महिलाओं के नाम हो, घर की विमेन के नाम उसके कागज होने चाहिए, अधिकार महिला के नाम होने चाहिए। अगली स्कीम जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये भी हमारे जो शहरी गरीब लोग हैं, शहरी गरीब लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट की एक योजना है, जिसके अंतर्गत नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो पहले होता था, और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको मर्ज किया गया है, जिसके अंतर्गत अर्बन पुअर के स्किल को, उसके जो कौशल है उसका विकास करना और उसको क्रेडिट फैसिलिटी दिलवाना। कौशल विकास और क्रेडिट फैसिलिटी, आपको मैंने एक काम सिखा दिया कि आप ये काम करो, साथ साथ मैंने आपको कोई छोटा मोटा लोन दिला दिया जिससे आप जो शुरुआती निवेश है वो उसमें कर सको और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सको। हमारी दीनदयाल उपाध्याय क्या कौन सा उद्धार था, अंत्योदय योजना थी। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, जैसा पहले भी हमने बात की कि स्किल डेवलपमेंट हमारे लिए एक अनिवार्य तत्व है। अगर हमारा स्किल बेहतर होता है, हमारी रोजगार की संभावनाएं उसके तहत कहीं बढ़ जाती हैं। ठीक, पैसा, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम,
ये एक वेब प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन बैंक लोन ऑन फॉर बेनिफिशियरी ऑफ अर्बन लाइवलीहुड NULM के बेनिफिशियरी के उनको इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब जब तक वो उनके पास आमदनी नहीं है उनको ब्याज नहीं देना होगा। इस पैसा स्कीम के लिए इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद बैंक नोडल एजेंसी है और सभी बेनिफिशियरियों को ट्रांसपेरेंसी के द्वारा ये लोन दिया जाता है। ऐसा स्कीम याद रखेंगे कि ये एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब समझ आया? नो सर। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया, तो लोन लेने के बाद क्या होता है? इंटरेस्ट देना होता है। इंटरेस्ट देना होता है। नहीं, दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपको कोई कहेगी ठीक है आप इंटरेस्ट मुझे लमसम दे देना, इकट्ठी लमसम दे देना। एक बैंक होगी वो कहेगी कि नहीं नहीं मुझे तो भैया अपना इंटरेस्ट ब्याज। नॉर्मली बैंक क्या करती हैं, जो EMI का कॉन्सेप्ट है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI। हाँ, कोई भी बैंक आपको अगर लोन देती है तो वो ये समझती है, मान लीजिए मैंने आपको 10 लाख रुपया लोन दिया, अब मुझे ये 10 लाख रुपया लोन देना है, लेना है आपसे वापस, तो मैं कैसे लूंगा उसे? एक तरीका कि मैं 10 लाख रुपए दे दूं, साल भर बाद आपको 1 साल बाद का समय दे दूं, 1 साल बाद ये कहूं कि आप मुझे 10 लाख रुपए प्लस मेरी ब्याज दे देना। दूसरा तरीका मैं कह दूं कि मेरी ब्याज हर महीने देते रहो, 10 लाख रुपए इकट्ठे दे देना। पर नॉर्मली इंसानों की एक बड़ी समस्या है, वो इतनी रकम को अपने पास इकट्ठा कर नहीं पाते हैं। हम अगर ये कहें कि हम किसी से इकट्ठा पैसा लें तो वो हमारे किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे रकम बढ़ती जाती है तैसे तैसे वो और वो हो जाता है, मतलब उसे देना 10 लाख रुपए किसी को भी आपको इकट्ठे करके रखना और फिर इकट्ठे देना आसान नहीं होता है। होगा? नो सर। है ना? तो इसी का एक सॉल्यूशन है, वो है EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें आप ये करते हैं कि भाई ऐसा है कि आपने मुझसे 10 लाख रुपए लिए, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे दे दो, आप मुझे हर महीने थोड़ा सा प्रिंसिपल और मेरा ब्याज, पूरा ब्याज और थोड़ा सा इंटरेस्ट, मेरा पूरा इंटरेस्ट और थोड़ा सा प्रिंसिपल मुझे लौटाते रहो। जिससे क्या होगा, हर महीने ये मेरा अमाउंट कम हो जाएगा। तो मैं लेट से ये कहता हूं कि 10,000 रुपए भाई तुम मेरे को प्रिंसिपल में से कम कर दो। आपने पहले महीने में 10,000 प्रिंसिपल में से कम कर दिए, कितना रह जाएगा अगले महीने अमाउंट? 9,90,000। नहीं, ये अमाउंट कुछ ज्यादा, हाँ नहीं ठीक है, 9,99,000 अमाउंट रह गया अगले महीने। फिर अगले महीने आपने प्रिंसिपल 10,000 रुपया दे दिया, फिर ये और कम हो जाएगा। ऐसे 100 महीने के बाद, 100 मंथ्स के बाद ये मेरा पूरा लोन मेरे पास वापस आ जाएगा, अगर मेरा मोटा लोन है। प्लस में मैं कहता हूँ 10,000 रुपए के साथ में मुझे मेरा ब्याज दे दो। तो 10,000 रुपए पर मान लीजिए हमने 10% का ब्याज रखा, तो साल का या 12% का ब्याज हमने लिया, तो हर महीने मुझे 10,000, पहले महीने में मुझे 10,000 रुपये ब्याज देना होगा। अगले महीने कितना ब्याज देना होगा? 9,900। 9,900। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बता दी हमें। तो हर महीने 10,000 रुपये आप ये किस्त बांध दीजिए। आपको 20,000 रुपया, आपकी मान लीजिए 50,000 रुपये तनख्वाह है, 60,000 रुपये तनख्वाह है, तो आप 20,000 रुपये का किस्त तो दे सकते हो। ठीक है, सारा का सारा तो खर्च नहीं करते, 20,000 रुपये करके देते जाओगे। अगले महीने ये हो जाएगा 19,900, उससे अगले महीने हो जाएगा 19,800। हर महीने ऐसे ऐसे करके रिड्यूस हो जाएगा, 100 महीने बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ऐसे करके आप इस लोन को रीपे कर पाओगे और आप घर बना पाओगे। अन्यथा अगर ये इक्वेटेड वो नहीं होगा तो आप इसको नहीं दे सकते।
तो बैंक हमेशा अपने इंटरेस्ट को लेने के लिए कीन होते हैं। कभी कभी बैंक ऐसा कहते हैं कि आप साल भर पहले केवल हमें ब्याज दो, प्रिंसिपल बाद में देना शुरू करना। तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इसका एक वेरिएशन है इस ईएमआई के कॉन्सेप्ट का। वो कहता है कि आप शुरुआत के, जैसे सबसे मुश्किल समय क्या होता है, आपने मान लीजिए कोई कौशल, आपने कोई हुनर हासिल किया, हुनर हासिल करने के बाद आपने एक धंधा शुरू किया, आपने 10 लाख रुपए लोन लिया और एक फैक्ट्री चालू कर दी। 10 लाख रुपए में वो फैक्ट्री आपकी चालू हो गई। अब उस 10 लाख की फैक्ट्री से आप क्या कर सकते हैं, आपको आमदनी होगी, पर शुरुआत में हो सकता है पहले दूसरे 2 साल तक आपको कोई आमदनी ना हो, क्योंकि वो शुरुआती दौर है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, मार्केट को समझ रहे हो, प्रॉफिट कुछ हो नहीं रहा, लागत बहुत लग रही है। तो ऐसे में अगर आपको बैंक का ईएमआई भी देना पड़ जाएगा, ये 10 लाख रुपए आपने ईएमआई पे लिए थे, तो 20,000 रुपए का खर्चा और बढ़ गया। अगर आपकी तनख्वाह बंदी बनाई 50,000 रुपए थी तब तो कोई बात नहीं, पर मान लीजिए आप एक उद्यमी हैं और आपने 10 लाख रुपए में एक छोटा उद्यम शुरू किया, हो सकता है आपकी इनकम 2 साल बाद 1 लाख रुपए हो जाए, परंतु शुरुआत में तो 5,000 रुपए भी नहीं हो रही, उल्टा जेब से लग रहे हैं पैसे। ऐसे में बैंक का ब्याज भी देना पड़ रहा है, तो आप परेशान हो जाएंगे, कहेंगे यार मैं तो फंस गया। तो ऐसे में बैंक ने की ये स्कीम है कि आप कुछ समय तक, निश्चित समय, मुझे अवधि श्योर नहीं है कि इसमें की अवधि है, पर उस अवधि तक आपको कोई लोन देने की, आपको ब्याज देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक निश्चित अवधि बाद अपनी ब्याज देना शुरू कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। चलो फ्रेंड्स, तो आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं और कल हम यहीं अमृत से आगे पढ़ाई करना शुरू करेंगे। ठीक है जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर सर इसका लिंक ग्रुप में भेज दीजिएगा। ओके है सर ग्रुप में। थैंक यू सर।